बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और साथ साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान के कारकर्दगी हॉकी के हवाले से अगर बात कर लें तो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और आज भी कनाडा के खिलाफ पाकिस्तान ने 5-4 से कामयाबी हासिल की इस मैच में और इस मैच की फतह का क्रेडिट है पाकिस्तान की पूरी टीम को दिया जाए तो कमतर नहीं होता हुआ दिखाई देगा। आज के मैच में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और साथ साथ है क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें क्योंकि अब आयरलैंड के खिलाफ 10 मई को पाकिस्तान ने पहला T20 मैच खेलना, उस हवाले से भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। और हमारे साथ आज शो में मौजूद है सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं। और हसन जलील साहब एक काफी अरसे के बाद पाकिस्तान आते हैं और जब आते हैं तो धूम मचाकर पाकिस्तान से चले जाते हैं और क्रिकेट को बड़ा परवान चढ़ाने में बाकायदा तौर पर अमेरिका में भी आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर देखें जो वहां लीग्स होती हैं उनको भी उठाने में बड़ा अहम रोल रहा है हसन जलील साहब का। तो हसन जलील साहब से शुरुआत ही करते हैं। सबसे पहले हसन साहब, कभी अरसे के बाद पाकिस्तान आना होता है आपका, लेकिन जब भी आते हैं अपने मोहब्बत करने वाले लोगों से जरूर मिलते हैं। क्रिकेट की बातें, हॉकी की बातें और दीगर खेलों की बातें तो थोड़े से दरकिनार, लेकिन कुछ माजी के हवाले से भी बातें शेयर कर लें आज। ज़रूर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। और बात यह है कि यहाँ पर जो लोगों की मोहब्बत है वो जिस अंदाज से मिलती है, जिस अंदाज से रिसीव करते हैं और जिस तरह उनके साथ गपशप होती है वो तो वहाँ जाके याद आती रहती है ये चीज़ें। तो इसलिए दिल चाहता है जब भी वक्त मिले आप पाकिस्तान ज़रूर आएँ। तो बाकी ये है कि बहुत अच्छा दौर हमने देखा क्रिकेट का और मैं बड़ा लकी हूँ कि जिस वक्त मैंने कमेंट्री शुरू की वो क्रिकेट का गोल्डन एरा था। इतने ज़्यादा सुपर स्टार्स मेरे ख्याल किसी दौर में नहीं आए और इतने बड़े कमेंटेटर्स भी पाकिस्तान के किसी दौर में नहीं आए। तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और यही वजह है कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोगों के जहनों में मेरी आवाज़ और मेरा स्टाइल आज तक महफूज है। और बहुत से लोग आपको कॉपी भी कर रहे होते हैं हसन जलील साहब, मैंने अक्सर देखा है रेडियो पे बहुत से लोग आपको कॉपी करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए इम्तियाज है एक चीज़ का कि बाकायदा तो लोग सीखने की कोशिश करने की जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। सिर्फ क्रिकेट खेलना ही नहीं, दूसरे सूबों पर भी अपने काम करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, कमेंट्री तो बहुत अहम जुज़ है। कमेंट्री के बग़ैर जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मिर्चों और मसाले के बग़ैर सालन। अगर आप सालन फीका खा रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, कितना ही अच्छा ख़ुरमा क्यों ना हो, कितने अच्छा कीमा क्यों ना हो। इसी तरह कमेंट्री के बग़ैर आपको स्क्रीन पर मैच का मज़ा नहीं आएगा और कमेंटेटर अगर अच्छा हो तो फिर ज़ाहिर है मज़ा दोबारा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी तरफ से मैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दूँ, मेहनत भी करता हूँ। आज तक इस उम्र में भी मेरा ख्याल है मैंने मेहनत वैसी ही है जैसे अब से 40 या 45 साल पहले थी। बिल्कुल 40-45 साल पहले थी और आज भी वही जद्दोजहद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सीखने की लगन हमेशा होनी चाहिए हसन साहब। और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम है ने वर्ल्ड कप भी खेलना है और इससे कबल पाकिस्तान ने अभी 4 मैच हैं, इंग्लैंड के खिलाफ, 3 आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं। आप समझ रहे हैं कि अभी जो हमारा स्क्वाड है का ऐलान हुआ 18 रुकनी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है, आप बेहतर टीम आप इसको देख रहे हैं कि यही टीम है आपने वर्ल्ड कप के लिए भी अनाउंस करनी है, एक दो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर? देखिए, ये टूर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमें बड़ा अच्छा मौका मिला और मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस आजमाए गए, लेकिन इंग्लैंड की और आयरलैंड की कंडीशंस डिफरेंट हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। तो वहाँ पर खिलाड़ियों का टेम्परामेंट जांचने का और टेक्निक देखने का बहुत मौका मिलता है। तो लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वही वाली बात है कि देखिए, एक शू बहुत अच्छी ब्रांड का हो लेकिन उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, जब भी उसमें चमक आएगी और वो अच्छा लगेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि गैरी कर्स्टन बहुत अच्छे कोच हैं, ही हैज़ गॉट वेरी गुड रेपुटेशन। गिलेस्पी की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन शर्त यह है कि लड़के ख़ुद भी सीखना चाहें। हमारे यहाँ थोड़ी सी टेंडेंसी है, मैंने तो बड़ी बड़ी कहानियाँ देखी हैं कि जी कोच आपको बता रहा है, जब वो चला गया तो आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर आपने देखिए कौम को इंसाफ करना है अपने खेल के साथ, कौम को आपने कुछ देना है, कौम ने आपको इतने उरूज पर पहुँचाया, इतने पैसे दिए, इतनी शोहरत दी, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसको लौटाएं। बिल्कुल अच्छी बात। तो ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाफर हुसैन साहब है, बड़ी कामयाबी आज फिर पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ हासिल कर लिया है हॉकी के अंदर, क्या कहेंगे? एक अच्छा साइन जा रहा है पाकिस्तान की हॉकी टीम की तरफ से और मुसलसल हम देख रहे हैं कि खसारे में जाने के बावजूद पाकिस्तानी टीम उठती भी दिखाई दे रही है। पहले खसारे को कम करती है, फिर फतह हासिल कर रही होती है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हसन साहब के आगे मैं
कुछ बोल नहीं सकता, अरे आपको नहीं, मालूम है भैया, बिल्कुल रेत के बराबर है मेरे अल्फाज भी, और जिस तरीके से इनके सामने बोलना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये शहजादा हैं। नहीं सर, आप सीनियर्स हैं, आप हमारे उस्तादों में से हैं लेकिन हसन भाई आपने शहजादा सबको बनाया है, पूरी टीम को बनाया है, पूरे मुल्क को बनाया है, जिस तरीके से आज आपने आपकी बदौलत ही कितने एंकर आपके सामने बैठे हुए हैं। नहीं माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ख़ासतौर से टेलीविज़न पे बहुत से एंकर्स वो आए हैं जो पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन बड़ा उन्होंने इम्प्रूव किया है। यानी बिल्कुल, मैं इस आपके चीज़ मुंह पे नहीं कहना चाहता, लेकिन ये दोनों मेरे जो दाएं बाएं बैठे हैं ये बहुत भी उनमें बहुत शामिल है। बहुत शुक्रिया जावल साहब, मैच पे बहुत अच्छा मैच रहा। पाकिस्तान, आपको मालूम है जिस मुश्किलात के से गई है पाकिस्तान टीम, ख़ास तौर पे मलेशिया, और जितने मसाइल थे और जितने वसाइल की कमी थी पाकिस्तान टीम को, और ना जॉब से खिलाड़ियों के पास, ने उनके लिए रहने को कुछ थे। इधर ये कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी भी ज़ख्मी हुए थे यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान, और उनका किफ़ालत करने वाला भी कोई नहीं था। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, और ख़ास तौर पर हॉकी जितने प्लेयर्स हैं। तो एक मुश्किलात से टीम का जाना और वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करना, मेरे ख्याल में एक ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक इकदाम है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस से जो है ना वो टीम को यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल टीम को यहाँ तक परफॉर्मेंस से पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन कर लिया अमेरिका से नईम उल हक साहब ने, बाकायदा वहाँ पर भी अमेरिका में भी ये भी क्रिकेट को थोड़ा सा परवान चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नईम उल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से? अब तो बहुत करीब है वर्ल्ड कप, और क्या तैयारियां वहां पर अब तक हो चुकी हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हसन भाई को और जाफर को बहुत बहुत सलाम। बड़ी खुशी हो रही है हसन भाई को बहुत अरसे बाद उनकी आवाज सुनकर, और एक जमाना था कि हम हसन भाई को हर वक्त क्रिकेट के कमेंट्री, उर्दू कमेंट्री जब होती थी तो हसन भाई को हम बड़े ज़ौक़ और शौक से सुनते थे, और वन ऑफ द बेस्ट होते थे उस वक्त ये हसन भाई। आज भी वन तो ऑफ यार द बेस्ट हैं सर। नहीं, अब जरा कमेंट्री में मैं देख नहीं रहा ना, पाकिस्तान में अजीब अजीब से कमेंटेटर्स भी आए, दो चार बहुत अच्छे भी क्रिकेटर हैं, ज्यादा आ गए, और दो चार वो नहीं क्रिकेट के अलावा वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो मतलब आप क्रिकेट की हद तक रहे, क्रिकेट को जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो क्रिकेट में कोई नई चीज तक आप इजाद करें, वो अब आप आसमानों की बातें करने लगे, खानों की बातें करने लगे। तो क्रिकेट को क्रिकेट के हद तक रखें, वहीं पे रहें, ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक अमेरिका में है तो मुझसे ज्यादा बेहतर तो हसन भाई आपको बता सकते हैं। वैसे तो बड़ी आपसे तैयारी और हो हसन रही भाई है। से ज्यादा हम बातें कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से, वहाँ की क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी हसन साहब से हम काफी बातें करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हसन भाई की नॉलेज को तो चैलेंज कोई कर ही नहीं सकता ना, ना जाफर की ना हसन भाई की। तो ये दोनों बड़े जबरदस्त किस्म के काम करते हैं, और काम कर रहा है जाफर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो तैयारी तो बड़ी जबरदस्त है, हसन भाई को भी पता है, बड़ा जोर शोर से तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से दो ड्रॉप इन पिचेस भी आ गई हैं। अब पता चलेगा कि वो ड्रॉप इन पिचेस कैसी होती हैं, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिका में पिचेस पाकिस्तान को सूट करती हैं। जैसे फोर्ट लॉडरडेल में जो विकेट है वो थोड़ा स्पिनिंग है, कुछ अजीब सी विकेट होती है, अनलेस कि वो उसको नहीं बना दे। तो वो ज्यादातर लो बाउंस होता है, और वो स्पिनर्स को हेल्प करती है। फास्ट बॉलर को भी कभी कभी, जाहिर है जो अच्छा फास्ट बॉलर होता है वो पर विकेट पे गेन कर लेता है। चले नहीं, आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, ये हसन साहब हैं मौजूद, और मजीद और भी इनसे बात करते हैं। हसन साहब, थोड़ी सी हम बात कर लें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें अगर हम देखें तो कतई कलामी के माफी मतलब जिस तरह बात की अपने नईम भाई ने कि वहाँ पे ड्रॉप इन पिच को जो है ना वो लगाया गया है, और खासतौर पर न्यूयॉर्क में। तो आप समझते हैं कि कितना, क्योंकि वहाँ की जो विकेट्स हैं आमतौर पर कहा यह जा रहा है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की कि स्पिनर्स को मदद देती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना 4-4 5-5 फास्ट बॉलर लेके जा रहा है। ये ड्रॉप इन पिच कितनी कारआमद साबित होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए? असल में पहली बात तो ये है कि मुझे एक बड़ा इख्तिलाफ है, और मैंने एक दो आर्टिकल्स में लिखा भी, कि आप इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं और एक ऐसे ग्राउंड पे आप करवा रहे हैं जहाँ कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इट्स ए बैरन लैंड। आप वहाँ इरेक्ट कर रहे हैं ब्लीचर्स लगा के, ठीक है। एक तो वहाँ क्या ज़रूरत थी करने की, आपके पास दूसरे एवेन्यूज़ मौजूद थे। अच्छा, दूसरी ये है कि ड्रॉप इन पिच बिल्कुल अननोन कमोडिटी है, आपको कुछ नहीं पता वो कैसे बिहेव करेगी, क्या होगा। तो वो टीमों के लिए भी डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा।
और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम देते हैं। न्यूयॉर्क में पहले आप स्टेडियम बना लेते, वहाँ बनने वाला ही था। नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप था वो वहाँ करा सकते थे, लेकिन बहरहाल अब तो हो गया, तो इट विल बी चैलेंज पाकिस्तान बोथ और इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी, वो है ही सारा मैच। आप ये देखिए कि $400 का टिकट 10,000 और $15,000 में ब्लैक हुआ है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए लोगों के शौक का, और लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो वो ये है कि ये भी कंट्रोल करना चाहिए था, इसका कोई प्लान करना चाहिए था। अब 30,000 की कैपेसिटी है, उसमें से आप 3-4 हज़ार निकाल दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपके पास 25-26 हज़ार बचते हैं इतने बड़े मैच के लिए। तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, और ख़ास तौर से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो बड़ा क्रूशल है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम में अगर हम देखें तो बहुत सी तब्दीलियां भी होती रहती हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से भी अगर हम देखें तो बहुत सी तब्दीलियां आई भी हैं सामने। हमने माजी में देखा कि बाबर को कप्तानी से हटाया गया, फिर कप्तानी एक दफ़ा फिर तक सौंप दी गई है। खिलाड़ियों पे असर कितना पड़ता है, क्योंकि आप खिलाड़ियों के साथ तो बड़े टच पे रहें? नहीं, बहुत असर पड़ता है। देखिए, मैनेजमेंट चेंज बहुत नेगेटिव असर डालती है, कप्तान की चेंज बहुत नेगेटिव असर डालती है। अगर कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 1-2 मैचों में या एक आध सीरीज़ में हार जाता है, तो लड़के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ही विल कंटिन्यू, क्योंकि देखिए एक रैपो डेवलप हो जाता है। आप कप्तान को समझते हैं, कप्तान आपको समझता है, आपकी लैंग्वेज वो समझता है, बॉडी लैंग्वेज, कि आप अगर थर्ड मैन बाउंड्री पर भी खड़े हुए हैं ना, तो जिस वक्त कप्तान आपकी तरफ देखेगा आपको पता चल जाएगा कि मुझे हटाना चाहता है, कहाँ भेजना चाहता है। तो इसलिए बहुत तब्दीलियाँ जल्दी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत अच्छा है। अभी फाइनल आपने 15 सेलेक्ट करने हैं, और उसमें वो यही है कि उनकी टेक्निक पे और टेम्परामेंट पे वर्क करने की ज़रूरत है। असल चीज़ ये है, टैलेंट है। चलें, टैलेंट मौजूद है जी। साहब, जिस तरह कप्तान की चेंजेस ख़ास तौर पे पाकिस्तानी टीम में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जब आपके दौर में जब आप कमेंट्री किया करते थे, उस वक्त टीम का क्या कप्तान इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता था? नहीं, इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता था, और जो है ना कंटिन्यू करते थे कप्तान जब तक कि वो खुद ना छोड़ दे, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके पास एक न्यूक्लियस मौजूद था टॉप क्लास खिलाड़ियों का। आप अगर देखें 70-80s की क्रिकेट, तो आपको बेशतर नाम वही नजर आएंगे जो 70s में खेले, वही 80s में खेले। अभी हमारे यहाँ वो न्यूक्लियस बन नहीं पाया। देखिए, इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मसलन आप बैटिंग में देख लीजिए, अब साइम अयूब के बारे में मेरा अपना भी इम्प्रेशन ये है कि ही इज़ ए वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। दूसरी बात यह है कि आपको नए तर्ज की क्रिकेट चाहिए, वो उसे पूरा करता है, उसके बाद वो तमाम स्ट्रोक्स मौजूद हैं। लेकिन अब कोच का ये और कप्तान का ये काम है कि वो उसको विकेट पर ठहरने की तरकीब भी दें, उसको अच्छी और बुरी गेंद की तमीज़ बताएं, उसको ये भी बताएं कि भाई तुमने टेम्परामेंट रखना है, जब तुम्हें गेंद नज़र आ जाए कि भाई इसको मैं हिट कर सकता हूँ, जब ही करो, ये नहीं कि आंखें बंद की और हिट लगा दी। इसी तरह उस्मान इज़ ए वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूक्लियस है, बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है। अगर हारिस रऊफ को आप माइनस भी कर दें कि भाई अब ये उनकी पता नहीं कि वो इंजर्ड किस हद तक रिकवर हुए, लेकिन यू हैव गॉट 3 गुड फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि आपने न्यू खिलाड़ियों की काफ़ी बातें की हैं, तो उनमें एक इब्रार अहमद है जो बाकायदा हम कहते हैं उसके मिस्ट्री बॉलर है। आप समझिए स्क्वाड जब 15 रुकनी हो तो इस मिस्ट्री बॉलर को टीम में इन होना ज़रूरी है। असल में वो देखिए टॉसन था 2 प्लेयर्स के दरमियान, अबरार और उसामा मीर। हालांकि उसामा मीर ने PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है। अच्छा, पिछली सीरीज़ में भी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है, जो मेरी गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ लोगों से, क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि वो और शादाब खान सिमिलर बॉलर है, बिल्कुल एक ही अंदाज से गेंद करते हैं, वैरायटी भी एक जैसी है, टेम्परामेंट भी एक जैसा है। दूसरे उसामा में थोड़ा सा एक टेंडेंसी ये है कि देखिए उसामा जिस टाइप का बॉलर है ना, उसको गेंद खींच के करनी चाहिए। जब वो तेज़ गेंद करेगा, खींच के करेगा, तो रन्स नहीं बनेंगे और प्लेयर फ्रस्ट्रेट होगा। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो फ्लाइट जो है ना उस पर ज़्यादा इंसार करता है, जो गलत है, इसीलिए वो पिटता भी है। तो इसलिए अबरार में यह है कि मिस्ट्री ठीक है कि अबरार का यह है कि 4 गेंदें बहुत बुरी करेगा, लेकिन एक गेंद उसकी जो मिस्ट्री बॉल होगी वो ख़तरनाक होगी। लेकिन यही है कि he has to prove लेकिन आप himself। समझते हैं T20 में बेस्ट कारकर्दगी हो सकती है उसकी, क्योंकि आपने कहा खुद के वो 4 बॉलें गंदी करता है, एक बॉल उसकी मिस्ट्री होती है, तो यहाँ पर अब वो 4 बॉलों पर अगर वो 4 छक्के खा जाए और एक बॉल पर विकेट ले ले, 24 रन तो उसने दे दिए। नहीं, लेकिन मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर वो 2 विकेटें ले जाए मुसलसल, तो आपने तो अपना काम कर दिया। तो लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि देखिए
जो मैं महसूस करता हूँ कि आपकी टीम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इंडिया और आपकी टीम में फ़र्क ये है कि इंडिया ने टेक्निक पे तवज्जो दी, टेम्परामेंट पे तवज्जो दी, बेंच स्ट्रेंथ पे तवज्जो दी। आज देखिए कि बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर, शुभमान गिल जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, ठीक है ना। कभी वो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर देते हैं, कभी वो पंत को ड्रॉप कर देते हैं, तो वो देखें ना 4-2। आपके यहाँ वो चीज़ नहीं है। अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए ना, तो प्लेयर को भी फिर ये पता होगा कि आज मैं परफॉर्म नहीं करूंगा ना, तो अगले यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम है हसन साहब, ये भी है ना कि जिस नंबर पे जो बैटर बैटिंग कर रहा होता है उसे उस नंबर पे बैटिंग नहीं कराया जाता है। ओपनर्स को आप देख रहे हैं कि 3 डाउन पोजीशन पर वो बैटिंग करने आ रहा होता है। और अगर हम बात कर लें तो ये इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आपने साइम का नाम लिया और साइम ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ उसको मेहनत करने की ज़रूरत है कोचेस को कि वो एक इनिंग चाहिए एतमाद वाली। इसी तरह फ़खर को एक इनिंग चाहिए एतमाद वाली। लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर पर अपनी नज़र डालते हैं अपने बैटिंग स्टैंड पे, तो हमारे पास है सिवाय इफ्तिखार के, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए 15-20 रन स्ट्राइक रेट से करने की, तो हमें ऐसा बैटर नज़र नहीं आ रहा है कोई कि वो 15 रन की एवरेज से खेलता दिखाई दे। अभी अपने फेसबुक पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने ये सजेस्ट किया कि मेरे ख्याल में कौन सी टीम होनी चाहिए। उसमें मैंने इफ्तिखार को ड्रॉप करके आगा सलमान को जगह दी। हालांकि आगा सलमान ने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन इसलिए दी कि इफ्तिखार को बहुत चांसेस मिले हैं। इफ्तिखार की प्रॉब्लम यह है कि एक इनिंग वो बहुत अच्छी खेलते हैं, उसके बाद 3 इनिंग में वो आए और चले गए। आपको प्लेयर चाहिए जो कि विकेट पर ठहरे, आपको हर इनिंग में ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई जैसे रिजवान है, बाबर है, बाबर भी है ऑफ एंड ऑन वो फेल होते हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि स्कोर करेगा। तो आपको इस तरीके के प्लेयर्स चाहिए, इस तरह के प्लेयर्स चाहिए। तो इन्हीं एक प्लेयर्स में, क्योंकि मैंने जितना गौर किया है, एक प्लेयर मुझे ज़रूर इमर्जिंग प्लेयर नज़र आया जिसको सेलेक्ट भी किया हुआ गया है, इमरान खान नियाजी। वो 35-40 रन की लगभग बारी खेलते हैं, लेकिन ये है कि टेम्परामेंट उसका बड़ा अच्छा है। मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको PSL में नहीं देखा खेलते हुए, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, कि मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है उसकी कि ही इज़ गुड। चलें जाफर साहब क्या कहेंगे? असल में PSL में जो परफॉर्म कर जाए उसी को जो ना हीरो बना देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में जब ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए और यूं ही चले गए। तो PSL की बुनियाद और जिस विकेटों पे पाकिस्तान के मैचेस खेले जा रहे होते हैं उसको मेरे ख्याल में तरजीह नहीं देनी चाहिए। नईम उल हक साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब, खिलाड़ियों पे हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं और खासकर ओपनर, मिडिल ऑर्डर, क्या कहेंगे पाकिस्तानी सिलेक्शन के हवाले से? जो टीम अनाउंस अगर होगी तो इस पर हसन साहब ने कहा कि इफ्तिखार को 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं देखना चाहते हैं, उनकी जगह पर हम बाकायदा तौर पर अगर देखें तो सलमान अली आगा 15 रुकनी स्क्वाड में होने चाहिए। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं अब इनकी बात से? जी, बात तो बहुत अच्छी की है हसन भाई ने, क्योंकि आगा सलमान मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, इवन अब वो PSL में उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग बॉलिंग, जब भी उसको जहां मौका मिलता है वो पूरा उसको यूटिलाइज करता है। उसको मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। हसन भाई ने बात बहुत अच्छी की है। असल में मसला ये हो गया है कि हम सारा कुछ आखिर में डिपेंड जो है इफ्तिखार को पे कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वही अब आप वाली बात कि हमने ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में कर दिया है, उसूली तौर पर तो T20 में फ़खर जमान को ओपन करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। साइम अयूब मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन उसको भी कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक मैच में उसने रन किए और 3 मैचों में गायब हो गया। तो हमें कंसिस्टेंट लड़कों को रखना चाहिए। बाबर तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको तो छोड़ ही देना। बाबर की बात करना, चाहे वो 3 नंबर पे खेले चाहे वो ओपनर खेले, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो हसन भाई की बात को मैं एग्री करता हूँ कि आगा सलमान को होना चाहिए टीम में। चलें, बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब आपका, अमेरिका से हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम उल हक साहब। हसन साहब, बात हो रही थी इस पे प्लेयर्स के हवाले से, टेक्निक के हवाले से, और अगर थोड़ी सी मैं फीमेल क्रिकेटर्स पे चला जाऊँ, भी हालिया दौरा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने किया। हेली मैथ्यूज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी उसकी रही, लेकिन एक इनिंग वो गलत खेलती थी जिस पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर, जिस तरह अभी कह रहे थे कि साइम मुसलसल परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं। ये काम कोचेस का
है कि उसे उसकी गलतियां बताएं जाएं। यही हमने देखा हेली मैथ्यूज के साथ है कि जब वो गलतियां करके आउट हुई हैं तो उसके बाद जब वो ग्राउंड के आते को पार किया तो उनके कोचेस ने बाकायदा उनकी गलतियां बताई हैं जाके बाहर के, आप इस बॉल पर इस तरह खेलना था, आपने इस तरह क्यों आउट होकर गई। तो एक चीज़ है कि कोचेस को फौरन उनकी गलतियां ज़रूर बतानी चाहिए। शायद इस चीज़ की हमारे प्लेयर्स के अंदर कमी, खुद सीखना भी नहीं चाहते या फिर हमारे पास कोचेज ऐसे नहीं हैं जो उन्हें सिखाना नहीं चाहते। दोनों ही बातें हैं। कोचेज़ का एक तो मसला ये है कि हमारे यहाँ कोचेज़ भी इतनी जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं कि वो इनसिक्योर होते हैं। वो कहते हैं भाई प्लेयर से ना बिगाड़ो वरना ये शिकायतें लगाना शुरू कर देंगे, तो वो प्लेयर से भी बना के रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सलाम करते रहते हैं, ठीक है ना। और उनकी तवज्जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स बनाने की बजाय कोशिश होती है PR बढ़ाने की। एक तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। दूसरे हमारे लड़कों में टेंडेंसी भी है कि हम सीखेंगे नहीं। अभी देखिए इन्होंने कमेंट्री की बात की हुई, बात यह है कि कमेंटेटर आए हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक तो यह है कि ख़ासतौर से नौजवान नस्ल के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि मुतालिया बहुत ज़रूरी है। किताबें आपको नॉलेज फ़राहम करती हैं, किताबें आपको वोकैबलरी फ़राहम करती हैं। मैंने एक जुमला एक इंटरव्यू में कहा था कि फिर आप अल्फाज का सहारा नहीं लेते, अल्फाज आपके कैदी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी ज़बान से खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। अच्छा, दूसरे आपको ये आना चाहिए कि आपने कौन सा जुमला किस जगह इस्तेमाल करना है। तेज़ बोलने के चक्कर में, फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के चक्कर में आप जो चाहें बोले जाएं, ये इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मसला है, इसीलिए स्टैंडर्ड जो है ना वो डाउन हुआ है। चलें, डाउन हुआ है, चलें क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। तो हसन साहब आप क्या कहेंगे, इस टीम से क्या तवक्को रख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को कि जो बाकायदा तौर पर इस टाइटल को जीतने की तवक्को रखते हुए दिखाई दे रही है आपको? देखिए, पाकिस्तान का वो जो टैग है ना अनप्रडिक्टेबल का, वो तो अपनी जगह मौजूद है। आप कुछ नहीं कह सकते, मैं कहूँ कि नहीं जी मुझे उम्मीद नहीं है कल को पहली मैच में इंडिया को हरा दें। टैलेंटेड टीम है, दे कैन अपसेट, लेकिन उसके लिए जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्हें अपना फाइनल कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए, तजुर्बात से गुरेज करना चाहिए। अब आप साइम से करवा रहे हैं, आप, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप स्विच ओवर करते हैं दोबारा रिजवान और बाबर पे, ठीक है ना, क्योंकि अब उसकी वजह यह है कि वो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो साइम खुद ब खुद अंडर प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, साथ साथ क्योंकि फास्ट बॉलिंग के शोबे पे भी आपने बात की, तो आमिर और हसन अली के आने से कितना फ़ायदा होगा, शाहीन को कितना सपोर्ट हासिल हो जाएगा, नसीम को? देखिए, आमिर का एक एडवांटेज है कि आमिर की स्पीड कम हो गई है खासी, ठीक है ना, वो स्विंग भी नहीं है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ अच्छी है और ही कैन स्टॉप रन ऑन स्लॉट, ठीक है ना। वो उससे काम लेना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर होते हैं जहाँ पर प्लेयर्स हिट लगाने के चक्कर में होते हैं, आप वहाँ शॉर्ट स्पेल यूज़ करें, 2 ओवर कराएँ, उसका हटा दें। शुरू में वो कोशिश करें कि रन ना दूँ, आखिर में ज़रूरत पड़े तो डेथ ओवर्स में उसको इस्तेमाल करें। अच्छी बात यह है कि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। शाहीन एक अरसे के बाद अपना पुराना उसका वो टच जो है बहाल हो गया है कि पहले ओवर में उन्होंने विकेट लेनी है, उसकी स्विंग भी हो रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसका जो रनअप में मुझे थोड़ी सी ख़राबी नज़र आती थी वो भी ठीक हो गया है, उसकी कमर जो है वो सीधी हो गई है, तो दैट इज़ ए गुड साइन। अच्छा, हसन अली टीम में इन हुए हैं तकरीबन 2022 में उन्होंने लास्ट T20 मैच खेला था, उसके बाद अब बाकायदा टीम का हिस्सा बने हैं, तो हसन अली से क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? देखिए, हसन अली एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि हमारे खिलाड़ी उरूज पे पहुंचकर स्लाइड डाउन कैसे करते हैं। आपको याद ही होगा कि हसन अली टेस्ट में भी विकेट ले रहे हैं, वनडे में भी ले रहे हैं, T20 में भी ले रहे हैं, तवज्जो हट गई ज़्यादा, उसमें आ गए शो बिज़नेस में, कभी वो टिकटॉक बना रहे हैं, ठीक है जी, कभी वो डांस कर रहे हैं, कभी वो लड़कों के, तो वो उनका डिस्ट्रैक्ट हो गए। ही इज़ ए टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि देखिए आपकी प्रॉब्लम जो फॉर्मेट मैं महसूस कर रहा हूँ, आपकी फॉर्मेट होगी 3 फास्ट बॉलर और 2 बाकायदा स्पिनर जो इमाद वसीम और शादाब खान हैं, बाकी आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स में साइम भी है और आगा सलमान भी है, तो मैं नहीं समझता कि चौथे आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हुआ और हारिस रऊफ फिट हुआ तो दे विल प्रीफर हारिस रऊफ। हसन अली की जगह आप हारिस रऊफ को रखना। ये बताइए कि पाकिस्तान के जो एक ग्रुप है वर्ल्ड कप में, उसमें यूएस की टीम है, पहला मैच ही यूएस से है, फिर इंडिया से है, फिर आपका जो है ना कनाडा और आयरलैंड, जो कि आपको याद है कि आयरलैंड 2007 में बड़ा टफ मुकाबला दे चुकी है, हरा चुकी है पाकिस्तान को। इस ग्रुप को कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं आगे जाने के? भाई, पाकिस्तान और इंडिया के लिए उन्होंने, वो कहते हैं ना कि केक फराहम किया है कि ये खाओ और आगे चले जाओ। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों टीमों को क्वालिफाई करना चाहिए, और क्योंकि देखिए बात ये है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी
सबका इंटरेस्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई करे अगले राउंड के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब यह है कि पाकिस्तान कैन अपसेट, लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अब ये इस टूर पे कैसे परफॉर्म करता है और क्या वो अपना कम्बिनेशन बनाने में कामयाब होता है। पीछे सारी अननोन है, तो वो भी एक बड़ा मसला होगा कि आप उसे किस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक अब ग्रैंड प्रेरी है ह्यूस्टन में, वो भी नया स्टेडियम है, ठीक है ना। डेलस है, वो भी नया स्टेडियम है। जो वो है वो मैं नहीं समझता फोर्ट लॉडरहिल में कोई है मैचेस। जी जी बहुत जी अच्छा, मैच है, अच्छा, लास्ट मैच बहुत छोटा स्टेडियम है, तो 5000 तो कैपेसिटी है उसकी। अच्छा, वेस्ट इंडीज की विकेटों पे क्या प्रॉब्लम्स होगी अगर पाकिस्तान के लिए? नहीं, वेस्ट इंडीज़ में चूँकि पाकिस्तान खेल चुका है, वेस्ट इंडीज़ का आपको पता है टिपिकल विकेटें होती हैं, तो उसमें आपके पास अच्छा कम्बिनेशन है, वहाँ को अच्छे स्पिनर भी हैं और अच्छे फास्ट बॉलर भी हैं। तो मेरे ख्याल है वहाँ पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा परफॉर्म देगा, लेकिन पहले तो ये है ना कि यहाँ से तो निकलें। चले यहाँ से निकले, बहुत सी बातें। एक जो चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी बिल्कुल। कैरियर का आगाज़ आपका, और ख़ास तौर पे थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताएं, किस तरीके से आपने कमेंट्री शुरू की, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि आप क्रिकेटर ज़्यादा अच्छे थे निस्बत कमेंट्री के। मैंने क्रिकेट भी अच्छी खेली, गवर्नमेंट कॉलेज का मैं वाइस कैप्टन था नाज़वात का, और पाक क्रेसेंट में भी मैं खेला जिसमें ज़हीर अब्बास भी खेलते थे, और उसके बाद लाहौर में तो मैं खासे अच्छे क्लब क्लिफ्टन जिमखाना की तरफ से मैं खेलता रहा। लेकिन हमारे ज़माने में क्रिकेट में चूँकि पैसा नहीं था, तो पहली डांट तो ये पड़ती थी कि तुम्हारे फादर डॉक्टर है, तुम साइंस में तवज्जो दी, तुम क्या बकवास करते फिरते हो। अच्छा, मैं रेडियो में हादसाती तौर पे आया, मैं जा रहा था मरी, रेडियो गया किसी को कुछ खत देने के लिए, उन्होंने कहा एक प्रोग्राम करो, उन्हें आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे अनाउंसर की ऑफ़र कर दी। मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला 1967 में, जब मेरी उम्र 19 साल थी, और 550 रुपये तनख्वाह और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद चूँकि मुझ में मेहनत करने का हमेशा था, तो उसके बाद जो मेरा ब्रेक थ्रू हुआ कॉमेडी की तरफ इस तरह आया कि मैंने वहाँ टीम बनवा दी, क्रिकेट तो रेडियो की बाकायदा टीम। अच्छा, हम खेला मैच खेलते थे। ग्रेट। तो उसके बाद जब जंगी कैदी वापस आए तो हमारे जो सीनियर कमेंटेटर थे वो बीमार पड़ गए, मुझे मौका मिला, मैंने 6 घंटे की कमेंट्री अलग अकेले की और ऊपर से आया कि जी आइंदा जितने डिग्नेटरीज आएंगे, जो कमेंट्रीज बाहर होंगी वो सब ये करेगा। कमाल है। अच्छा, फिर लोगों ने कहना शुरू किया, यार आप कमेंट्री इतनी अच्छी करते हैं, क्रिकेट अच्छी खेलते हो, तो क्रिकेट कमेंट्री क्यों नहीं करते। लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी तकलीफ करनी पड़ी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था, सीनियर कमेंटेटर्स के अलावा कोई लिफ्ट नहीं देता था। अब्दुल हफीज़ कारदार कहते थे नहीं नहीं बस ये हैं सीनियर कमेंटेटर, इन्हीं को रखो। मुझे इंडिया के ख़िलाफ़ बड़े रोध हो के शोर मचा के 3 डे मैच मिला पिंडी में। अच्छा, मैं उस ज़माने में खबरें ही पढ़ता था, रात को मैंने खबरें पढ़ी, सबने मुझे कहा यार तुम्हारे तो सारा ख़ानदान आर्मी में है और तुम इतनी अच्छा बोलते हो, तुम जनरल मुजीबुर रहमान साहब से सिफारिश लगवाओ। अच्छा, सिफारिश मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करवाई, ना मुझे अच्छी लगी ना मैंने करवाई। मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं ज़ाहिर सबसे बड़ा था, किसी से कोई सहारा नहीं लिया, अल्लाह ताला ने करम किया। मैंने उन्हें उठा के फ़ोन कर दिया, उनको सारी दास्तान सुनाई। मैंने कहा सर आप मुझे नहीं जानते, कल आप 5 मिनट के लिए मेरी कमेंट्री सुन लें और अगर आपको पसंद आए तो मुझे आप टेस्ट और वनडे में करवा दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या नाम है। मैंने कहा हसन जलील। अगले दिन सबने मेरा मजाक उड़ाया कि यार पागल हो, इस तरह कौन करता है। चाय के वक्फे पर मुझे बुलाया गया कि जी जनरल साहब आपको बुला रहे हैं। पवेलियन पिंडी में पवेलियन के सामने जनरल साहब खड़े हुए थे, दाएं तरफ मुस्लिउद्दीन साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स और बाएं तरफ डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान। मैंने हाथ मिलाया तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, भाई हसन जलील साहब ये इस वक्त ये भी मौजूद हैं डीजी रेडियो और ये मुस्लिउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। तो अब टेस्ट में तो हम इस दफ़ा नहीं ले सकते आपको क्योंकि सीनियर कमेंटेटर्स को हम कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन आगे 2 वनडे हैं सियालकोट और साहिवाल में, तो आप टीवी रेडियो दोनों पे कमेंट्री कर रहे हैं। चलें, ये बड़ी इजाज़त की बात और थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके बाद उनका ये आलम था पसंदीदगी का कि 79 में टूर था। अच्छा, उस वक्त पैसे मिला करते थे कमेंट? अरे ना होने के बराबर, ना पूछो। आखिरी सवाल हसन भाई, प्लीज़। कमेंट्री अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया मैच की कहा जाए कि भाई अमेरिका में मैच हो रहा है T20 का, एक अंदाज क्या होगा आपका कमेंट्री करने का अगर आप लाइव करें? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का एक अपना जज्बा होता है, हालांकि कमेंटेटर को बायस नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं होता, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट क्रिएट करना है वही कमेंटेटर का कमाल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको 2 मिनट की जी प्लीज़ 2 मिनट की मैं आपको सुना दूँ, ठीक है जी। हसन जलील न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम से आपसे मुखातिब है, जहाँ पर वर्ल्ड कप का इंतहाई अहम सनसनीखेज और ड्रामाई मैच अब से चंद लम्हों के बाद शुरू होने वाला है। टीमें हैं रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। एक सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है कि आज कौन सी टीम कामयाब होकर मैदान से निकलेगी। खेल शुरू हुआ और गेंद
भारत ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी तरफ से इस वक्त जो सामना कर रहे हैं वो शुभमान गिल हैं। शुभमान गिल को आखिरी लम्हे पर भारत से बुलाया गया क्योंकि सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हो गए थे और वो इस मैच में खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग का आगाज़ करेंगे शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी का एक रिकॉर्ड है कि पहले ओवर में वो विकेटें ज़रूर लेते हैं। क्या शाहीन आफरीदी अपनी कारकर्दगी दोहराने में कामयाब होंगे? शाहीन के लिए फील्ड है विकेट कीपर विकेटों के पीछे, 3 स्लिप, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, ये है ऑफ साइड की फील्ड, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप मिड ऑन, ये है ऑन साइड की फील्ड। 6 फील्डर ऑफ साइड पर, 3 ऑन साइड पर। मौसम इस वक्त बेहद खुशगवार है, न्यूयॉर्क की ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। हालांकि ये गर्मी का मौसम है लेकिन न्यूयॉर्क में खासा है, जैसे एक ज़माने में कराची में हुआ करता था कि वक्तन फ़वक्तन यहाँ ठंडी हवा चलने लगती है। शाहीन आफरीदी तमाशाइयों के शोर में अपने बॉलिंग के निशान पर पहुँचने के बाद मुड़े और फलक शगाफ शोर तमाशाइयों का। शाहीन आफरीदी ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए, तमाम फील्डर झुके अपनी अपनी पोजीशनों पर। शाहीन आफरीदी ने गेंद की आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद मूव होती हुई सीधी विकेट कीपर के पास आई और खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने तालियां बजाकर शाहीन आफरीदी को दाद दी। चलें, ये था अंदाज हसन जलील साहब का जिसको आप रेडियो पे सुना करते थे, टीवी पे सुना करते थे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन दिल चाह रहा है कि मजीद टाइम हो और इनसे बेतहाशा हम बातें भी करते रहें, माजी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के हवाले से, लेकिन टाइम हमारे थोड़ा सा शॉर्ट है। जाफर साहब आपका शुक्रिया, हसन जलील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।